नाम में बहुत गहराई है सौमित्र। कहाँ से पढ़ा, किसने नाम दिया ये? नाना जी ने दिया था। आपके दिमाग में कहीं ऐसा तो नहीं था उस टाइम पे कि जर्नलिस्ट बनना है? बैकग्राउंड मेडिकल है तो शुरू से ही था कि डॉक्टर ही बनना है। क्या करते हैं फादर आपके? जी फादर मेरे मेडिकल में। सौमित्र सिंह, जी सर। नाम में बहुत गहराई है सौमित्र। कहाँ से पढ़ा, किसने नाम दिया ये? जी ये नाम मेरे नाना जी ने दिया था। हाँ जी, सौमित्र का मतलब है 100 मित्रों के बराबर। अरे वाह, क्या बात। मैं 100 मित्रों के बराबर हूँ। तो उसी सौमित्र सिंह का मैं स्वागत कर रहा हूँ प्रोफाइल टाइम्स के इस नए वाले एपिसोड में। एंड थैंक यू सो मच सौमित्र, आप डेली आए और आपसे बात हो गई लकीली, इसीलिए हम लोग बैठ गए आज बात करने के लिए। अदरवाइज आप अपने कई नए सारे प्रोजेक्ट्स में बिजी हो, तो मुझे लगा कि बात करके बात और बढ़ाया जाए, थोड़ा लोग भी जाने। एक न्यू चैम्प अगर प्रोड्यूसर आता है मार्केट में, इंडस्ट्री में, तो पब्लिक का जानना बहुत ज़रूरी है, पब्लिक तक ये आपकी बात पहुँचे। तो पहले बात करते हैं, आप कहाँ से हो सौमित्र? कहाँ से आपने शुरुआत किया? आप कहाँ के रहने वाले हो, मुंबई या कहीं और? नहीं, मैं यूपी में एक शहर है गोंडा, अच्छा, जो कि अयोध्या और बलरामपुर या लखनऊ के पास है। लखनऊ से 120 किलोमीटर दूर है जी जी। गोंडा शहर। मैं वहाँ से हूँ, वहीं पला बड़ा हूँ, बट घूमा कई जगह हूँ। अच्छा, जैसे प्राइमरी एजुकेशन क्लास 2nd से 6th 5th मेरी बॉम्बे में हुई, थाने में। फिर उसके बाद देहरादून भी गया हूँ, बट हॉस्टल था तो मज़ा नहीं आया, तो मैं फिर वापस आ गया। फिर लखनऊ 1 साल रहा, बाल विद्या मंदिर में मैंने 1 साल वहाँ पढ़ाई करी। फिर गोंडा जाके अपनी इंटरमीडिएट ख़त्म करके मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में 3 साल का ग्रेजुएशन किया MIT यूनिवर्सिटी से, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म। अरे वाह, ग्रेट, ओके। और लास्ट ईयर, बिरादरी के हो, मैं तो ये बोलूँगा। हाँ मैं मिक्स ब्रीड हूँ। हाँ, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने फिर स्पेशलाइजेशन करी थी फिल्म मेकिंग और एडवर्टाइजमेंट में। अच्छा अच्छा। तो 3 साल कॉलेज ख़त्म किया। कॉलेज ख़त्म करने के बाद जॉब की हॉपिंग करता रहा। आपकी मतलब जर्नलिज्म इंडस्ट्री में भी 6 महीने मैंने इंटर्नशिप करी, फिर कॉर्पोरेट में भी रहा, इवेंट कंपनी में भी रहा, फिर वही नौकरी से निकाल दिया गया। अरे अच्छा, क्योंकि तो यहाँ पे मैं फिर आपसे चैनल का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। नहीं, चैनल से तो नहीं निकाला गया था, क्योंकि इंटर्नशिप पीरियड 6 महीने का था। हाँ जी जी, किसी कॉर्पोरेट चैनल के लिए और मीडिया हम बहुत जी दिग्गज जर्नलिस्ट थे वो, जी दिग्गज जर्नलिस्ट थे, है मतलब उनके अंडर किया था मैंने। फिर एक इवेंट कंपनी और कॉर्पोरेट जो मैं था, उसमें क्या था कि मैं, जैसे मेरे फादर अभी भी कहते हैं कि हम लोग नौकरी वाले लड़के नहीं हैं, हम लोग खुद अपना। अरे वाह। अरे थोड़ा सा अब और चलते हैं आपके फादर के घर पे। आई मीन आप गोंडा से बिलोंग करते हैं, जो यूपी का एक शहर है, लखनऊ का NCR एरिया या डिस्ट्रिक्ट है आई थिंक। क्या करते हैं फादर आपके? जी फादर मेरे मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। अच्छा अच्छा। मेरे जो ग्रैंडफादर थे लेट डॉक्टर ओंकार सिंह, वो डॉक्टर थे। और फादर जी मेरे केमिस्ट हैं, मिस्टर राकेश सिंह। और मेरे 2 भाई हैं, वो दोनों भी मेडिकल बैकग्राउंड में ही हैं। मेरा खुद की फार्मेसी वगैरह है। सौमित्र एक होनहार लड़का है उन परिवार का और उस फादर का, जो कि जॉब न करके डिसीजन लिया कि हमें इंडस्ट्री में आना है, बॉलीवुड में आना है। छोटे शहरों में क्या होता है ना कि आप, हमसे जब स्कूल में पूछा जाता था कि आप क्या बनना चाहते हो, तो 2 ही चीज़ आती थी, डॉक्टर, इंजीनियर। अब क्योंकि बैकग्राउंड मेरा मेडिकल से ही है, फैमिली बैकग्राउंड, तो था कि डॉक्टरी करनी है, तो बायो लिया, PCB लिया, पढ़ाई भी करी। बट फिर पता नहीं, क्योंकि खुराफात था दिमाग में, तो पिताजी ने, मेरे फादर ने, इवन मेरे बड़े भाई शांतनु सिंह ने कहा कि मास कम्युनिकेशन कर लो। अच्छा, ओके। तो उस वक्त छोटे शहरों में ना इसका मास कम्युनिकेशन का कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, वो नया नया आया था ये। तो मतलब है क्या ये, तो उन्होंने बोला टीवी पे आओगे। तो इट्स अर्ली 2005-6 की बात होगी ये? 2008-9। ओके। तब उस टाइम पे इंडस्ट्री में 5-6 चैनल हुआ करते थे। हाँ, बस कम हुआ करते थे, और कोर्सेज भी लिमिटेड कॉलेजेस में थे। बिल्कुल। तो
मैंने बोला क्या मैं टीवी पे कैसे आते हो, तो जर्नलिस्ट बैठे जो एंकरिंग कर रहे हैं या जो रिपोर्टर्स हैं, तो मुझे लगा हाँ ये थोड़ा है मेरे ये दिलचस्प है थोड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं था आपके बचपन में ही, अगर आप टीवी देख रहे हो तो यार काश मैं वहाँ पे बैठ के मैं एक एंकर या जर्नलिस्ट हूँ? ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कई आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स का इंटरव्यू किया तो उन्होंने अपनी बात में बता दी कि मेरे गांव में एक बारी तब लाल नीली बत्ती वाली गाड़ी चलती थी एम्बेसडर, तो छत का मुंडेर भी नहीं था, वहाँ से देखे और गाड़ी जा रही है, उसके पीछे ढेर सारे बच्चे दौड़ते चले जा रहे हैं फॉलो करते। उनको लगा एक दिन मैं भी ऐसा बनूंगा कि गाड़ी से जाऊंगा, बच्चे मेरे पीछे रहेंगे। तो एक मेरा कलीग है और उसने अपनी बातें रिवील करी। तो आपके दिमाग में कहीं ऐसा तो नहीं था उस टाइम पे कि जर्नलिस्ट बनना है? ऐसा तो कुछ ख्याल नहीं था, क्योंकि वही जैसे बताया कि बैकग्राउंड मेडिकल है, तो शुरू से ही था कि डॉक्टर ही बनना है। अच्छा, डॉक्टर ही बनना है, एमबीबीएस नहीं तो बीडीएस कर लेंगे, तो दांत के ही बन जाएंगे डॉक्टर, क्योंकि दांत की बीमारी कैसी है जो बच्चे से बूढ़े तक रहेगी, तो आप जिंदगी भर कमाओगे। लेकिन फिर वही है कि बंद कर तो लेता मैं, बट मज़ा नहीं आ रहा था, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तब भाई ने रिकमेंड किया, मेरे फादर ने बोला कि ये करो, तो टॉप 10 कॉलेज में मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, जिसमें से एमईटी यूनिवर्सिटी में हो गया मेरा। अब वो कॉलेज लाइफ जो हमने पिक्चरों में देखी है वैसी है, और नए थे, छोटे शहर से आए थे बट एक्सपीरियंस बड़े शहरों का पहले से था, बचपन से ही, सेकेंड क्लास से। तो ऐसा कुछ नहीं है, 3 साल ग्रेजुएशन करी, अपना काम किया, पढ़ाई करी, तो खुराफाती था। तो ग्राफिक डिज़ाइन भी करता था मैं, अभी भी करता हूँ। तो कॉलेज के आई थिंक सेकेंड या थर्ड ईयर से मैंने फ्रीलांसिंग भी शुरू कर दी थी। अच्छा। तो एक नोएडा पार्टी फीवर करके एक क्लब हुआ करता था उनका लोगो मैंने पहली बार बनाया था 500 रुपये में। दैट वाज योर फर्स्ट अर्निंग एज अ फ्रीलांसर? अच्छा, ओके। बचपन में तो ऐसा कुछ नहीं था, बट क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड था तो हमेशा ये था कि डॉक्टर ही बनना है, इसलिए बायो भी लिया था स्कूल में। बट कहीं ना कहीं मतलब मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, मुझे लगा था बंद तो जाएंगे, लेकिन फिर वही है कि सुबह गए शाम में आए और ज़िंदगी भर ही रूटीन हो जाएगा, 6 महीने कमाओ 6 महीने उड़ाओ, तो वो खुराफात नहीं था। तो इसलिए मेरे फादर और मेरे भाई ने मुझे मास कॉम रिकमेंड किया करने के लिए। एमआईटी में आया, वहाँ से फिर धीरे धीरे मालूम चला कि फिल्म मेकिंग भी होता है, उसकी भी पढ़ाई होती है, इवेंट्स की भी पढ़ाई होती है, पीआर की भी होती है, फोटोग्राफी की भी होती है। तो धीरे धीरे चीज़ें खुली। जब फिल्म मेकिंग का पता चला कि फिल्म मेकिंग की भी पढ़ाई, मैंने बोला ये है जो चाहिए। कहाँ पता चला आपको? कॉलेज के एमआईटी में। अच्छा, एमआईटी में थर्ड ईयर जब मैंने स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट किया था, फिल्म मेकिंग और एडवर्टाइजमेंट, तो मुझे लगा अब यही करना है, क्योंकि फिल्म देखने का शुरू से शौक है। केबीसी एबीसी में कभी सवाल पूछते थे तो जवाब दे देते थे टीवी देखते देखते। जनरली एक बहुत पर्सनल सा सवाल पे ले जा रहा हूँ आपको। जब लोग कॉलेज पीरियड में होते हैं तो कहीं ना कहीं फिल्म मेकिंग शुरू हो जाता है कॉलेज में भी। आई मीन वहाँ पे गर्लफ्रेंड और वो सब सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। बताओ ना भाई थोड़ा। वो फिक्शन फिल्म मेकिंग है सर। अच्छा। उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ मतलब थी, गर्लफ्रेंड तो थी, बट ऐसा काम से कभी हिला नहीं हुआ। हाँ, वो फोकस मेरा अलग था। अंदर आपके एक फायर था कि हमें जाना है मूवी फिल्म और इन सब चीज़ों में? छोटे शहर से आते हैं और मिडिल क्लास लोग, तो हमें मालूम है कि हमारे फादर की इनकम कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, और एमआईटी में पढ़ना बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। और हम 3 भाई में एक मैं ही था जो इतने बड़े कॉलेज में पढ़ा हूँ, क्योंकि खुराफात। तो मुझे लगा कि यार रिटर्न तो नहीं कर सकते, लेकिन जो लगाया है उसका अच्छा इस्तेमाल करूँ मैं, तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि पढ़ाई एक जो है जो आपका साथ नहीं छोड़ेगी, सही बात। बाकी जो गर्लफ्रेंड और ये सब तो चलता रहता है। तो कोई फाइनली गर्लफ्रेंड था एमआईटी में? हाँ थी जी, एमआईटी में थी। 3 साल थे हम रिलेशन। सिंगल है निकलते डबल हैं? नहीं, मैं गया था फर्स्ट ईयर में ही, मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी, मैंने उन्हें प्रपोज भी किया था, और 1 साल सेकंड ईयर तक वेट किया उनके हाँ का, और थर्ड ईयर में उन्होंने हाँ बोला, और कॉलेज के बाद ब्रेकअप हो गया। तो ये बात अब चैनल पे जा रहा है और प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, बहुत सारे लोग सुनेंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे आपको, कोई एतराज़ तो नहीं है ना? या जो थी या ग्रेट। तो लोगों को वहीं दिखाता हूँ जो जिंदगी में चल रहा होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मुझे नहीं लगता मैंने कोरा पेज यही होना चाहिए जो सर देखिए, वहाँ किताब है, अब किस भाषा में है वो आप अपनी अपनी भाषा में पढ़ें, जिसको हिंदी में पढ़ना हिंदी में पढ़ ले। बहुत खूब। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं नाम नहीं लेता मैं उनका। अब मैं आपको ले चलता हूँ
अमेठी से मुंबई वाले रास्ते पे, बिल्कुल। वो क्या सफ़र था जब आपने लगा कि हाँ अब हमें फिल्म में जाना है, ये जर्नलिज्म और ये सब जॉब अब मज़ा नहीं आ रहा है? कब वो स्पार्क, कब वो कीड़ा जगा मन में? वो कीड़ा जगह सर आई थिंक 2016 में। अच्छा। 2015-16 में कीड़ा तो था ही, बट फिर यहाँ एक मेरा कैफ़े हुआ करता था, मुंबई मैटनी, द बॉलीवुड कैफ़े, शाहपुर जाट में। ओके। तो मैं बता रहा हूँ ना, हर जगह एंटरटेनमेंट जुड़ा है, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री में, जॉब था एंटरटेनमेंट। हाँ, जो हॉस्पिटैलिटी में भी बॉलीवुड कैफ़े था, तो और बॉलीवुड उसमें नॉलेज काफ़ी थी, मतलब हम लोग प्रिंट हम लोग थोड़ा क्रिएटिव लेवल पे हम लोग कैफ़े बनाए थे। तो अब हालांकि जैसे मैंने बताया, मैं मिनिमल पोस्टर डिज़ाइन करता हूँ या पोस्टर डिज़ाइन भी करता हूँ, तो मैं एक कॉन्सेप्ट पोस्टर बनाता था और उसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, एक्टर सबको टैग करता था सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ से जो एक डायरेक्टर हैं लाल रंग के, यंगिस्तान के, सैयद अहमद अफजाल, उनको मैंने टैग किया। उन्होंने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया कि ये पोस्टर बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़े अपने हिसाब से एक और बनवाना है, तो बन सकता है? हाँ जी, बिल्कुल बन सकता है सर। मेरे लिए बड़ी बात थी वो उस वक्त, और इत्तेफाक से वो दिल्ली में थे, जामे के पास ही रहते हैं वो। अभी उनकी हाल ही में एक सीरीज आई है शिक्षा मंडल MX पे, तो उनको मैंने बॉलीवुड कैफ़े बुलाया, दिखाया, क्योंकि बॉलीवुड कैफ़े है। तो उन्होंने ऐसे बातों में पूछा करना क्या है, मैंने बोला मुझे डायरेक्शन में जाना है। तो मुझे लगा अभी ऐसे पूछ लिया, चाय नाश्ता हो गया, उनका पोस्टर बन गया, पता नहीं बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। तो 1 महीने बाद उनका फ़ोन आया था, तो हमने एक फिल्म करी थी, बारात कंपनी, जिसमें संदीपा धर और अनुरिता झा, अच्छा, से कई कलाकार थे। तो उसमें मैं इंटर्न एडी था। उसी फिल्म के सफ़र में इंटर्न एडी से मैं DA बना। तो DA का काम बेसिकली होता है क्रिएटिव चीज़ों में डायरेक्टर की हेल्प करना। अच्छा, क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स असिस्टेंट। अच्छा, ओके, अच्छा होगा ना हमारे व्यूअर्स को। जी, तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर से डायरेक्टर्स असिस्टेंट बना। तो एक तरीके का डायरेक्टर के सबसे करीब जो रहता है वो DA ही होता है। अच्छा, ओके। और क्योंकि लखनऊ में शूट था, तो अपना ही ये सब एरिया था, तो प्रोडक्शन में भी था मैं, आर्ट में भी था, कॉस्ट्यूम में भी था, और खाना वाना लाना था, उन सब में भी था। अच्छा, मतलब काफ़ी कुछ किया है। तो वहाँ से बहुत सीखता रहा और कॉन्टैक्ट बनते गए। अरे वाह। फिर मुझे लगा मुंबई जाना चाहिए, तो सामान उठाया, घर वालों को बोला कि मुंबई जा रहे हैं। तो घर वालों ने पूछा कि क्या करोगे अभी, वो देखा जाएगा। तो ये विच ईयर, कौन सा साल में ये सब डिसीजन? आई थिंक 17 फेब और मार्च। अच्छा, ओके। वहाँ गया, कुछ सीनियर से मिला, कुछ काम नहीं बना। मुंबई में जब लोग जाते हैं जनरली किसी छोटे छोटे शहरों से, खासतौर से हमारे यूपी बिहार से लोग जाते हैं जब, तो कोई 300 रुपए का वो पीजी भी नहीं बोलेंगे, वो क्या बेड वेड वाला फाइनल करके उसमें रहना स्टार्ट करते हैं। हाँ, या किसी के फ्रेंड्स के यहाँ रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, मनोज मुंतशिर जी तो ट्रैक पे सोते थे, उनकी अपनी एक स्टोरी है जी। ओके, मैं वो फोटो डालूंगा, मतलब इस पॉडकास्ट पे मैं नहीं, आपका स्ट्रगलिंग पीरियड, लोग बोलते हैं ना यार मुंबई सपनों का शहर है। बोलूँगा कि मैं स्ट्रगल नहीं मानता। मेरे लिए स्ट्रगल वो होता कि मैं मुंबई में ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ और मुझे डायरेक्टर बनना हो। मेरे लिए वो थोड़ा टफ टाइम था। स्ट्रगल बहुत नेगेटिव वर्ड है। क्या फीलिंग था जब आप मुंबई की एक जैसे आप लखनऊ में रहे, दिल्ली में जॉब किया, मुंबई की हवा शाम को ठंडी हो जाती है, लोग एंजॉय करते हैं मुंबई, यार मुंबई लोग बोलते रहते भाई मुंबई कर्स ये वो, कहाँ कितना डिफरेंस है अगर कंपेयर करो आप दिल्ली से? तब से जानता हूँ जब मुंबई बॉम्बे हुआ करता था, क्योंकि 2nd से 5th में वहीं पे था। तो मुंबई मेरे लिए नया नहीं था, मुंबई ने मुझे बचपन में ही एक्सेप्ट कर लिया था। तो ऐसा नहीं था कि मुझे मुंबई की हवा लगी हो या दिल्ली की हवा लगी हो। फोकस अपनी जगह था, बाकी जो खेल कूद है वो अलग है। प्रायोरिटी हमेशा काम रही है। हालांकि ये भी आप किसी से पूछेंगे, दोस्त यार या घर वालों से, मैं जब काम करता हूँ तो मैं बात ही नहीं करता किसी से। सेट पर रहता हूँ तो आई थिंक अगर 30 दिन का स्केड है मेरा, तो 15 दिन में से 10 दिन मेरी बात होती है मेरे घर पे, क्योंकि मेरा भी फोकस सिर्फ सेट पे हूँ, मैं काम पे हूँ। क्योंकि अभी मेरे पापा कहते हैं या तो अभी ऐश कर लो बाद में रो लो, अभी रो लो और बाद में ऐश कर लो। कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी रात सो रहे हो
सोने जा रहे हो, घर की याद आ गई, पापा की लाइनें याद आ गई और सिसकियाँ आ गई हो? वो अभी भी होता है, वो तो अभी भी होता अभी हाल ही में हुआ था कि जो है क्या होता है सर, हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं, तो 6 महीने काम है और 6 महीने काम नहीं है, या 9 महीने काम है 3 महीने काम नहीं है। तो 3 महीने काम में आपकी जितनी सेविंग होती है, आप मीटिंग्स में और घर चलाने में, और क्योंकि एक पेट भी है मेरा वहाँ, तो उसका भी ख्याल रखने में। अच्छा जी, एक छोटा सा मैक्स है, तो 2 साल का ही है, तो कभी भी पैसे नहीं होते, या जो पैसे होते हैं आप इन्वेस्ट कर दिए हो कहीं, अभी खर्चा नहीं चल रहा है। तो मेरे पापा का ये कहना था कि कुछ गलत काम करने से अच्छा है, पेट के लिए, हम पेट के लिए कमा रहे हैं, कुछ पेट के लिए गलत काम करने से अच्छा है कि रात में 2 चम्मच चीनी खा के पानी पी के सो जाओ। तो ऐसा कई बार हुआ है कि चीनी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नॉक करती हैं डेली। आई हैव सीन माई फादर हाउ ही इज अर्निंग एंड हाउ ही गिवन माई फी इन एमिटी, और स्टार्टिंग में उन्होंने जो सपोर्ट किया, इवन माई मदर, उन्होंने कैसे कैसे करके सपोर्ट किया। तो आई नो द वैल्यू ऑफ मनी, आई नो द वैल्यू ऑफ माई पेरेंट्स, कि वही है कि अभी मैं थोड़ा मन मान लेता हूँ कि चलो मेरे दोस्तों के पास ये गाड़ी है, या वो ऐसे जगह रह रहे हैं, मैं अभी कांदिवली ईस्ट में रह रहा हूँ, 1 RK में था, 3 लोग साथ में रहते थे, मतलब इस क्या बताऊँ, वो 4x4 भी नहीं था, वो 2x2 था, उसमें 3 लोग, और मैं बाथरूम के पास होता था गद्दा बिछा के। तो वही फोटो है मेरे पास जो मैं देखता हूँ, और फिर आज देखता हूँ अपने आप को, तो मैं अपनी जो जर्नी देखता हूँ, किया है कुछ। जैसे जितेंद्र जी थे, चौल में रहते थे, हाँ, और आज की डेट में वो जितेंद्र। हाँ, मतलब मेरा यही था, चौल में कभी नहीं रहा मैं, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ स्ट्रगल नहीं है, मैं रहा हूँ, छत थी, अच्छी छत थी, खाना पीना था, सब कुछ था, लेकिन अपने मन के हिसाब से नहीं रह पाता था, क्योंकि दोस्त पहले आ गया था। क्या सौमित्र मम्मा पापा का लाडला था, या आपके जो और भी सिबलिंग्स हैं, भैया? सर देखिए, लाडले तो तीनों हैं, बट क्योंकि मैं बचपन से बाहर रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। हाँ, मैं थोड़ा माँ का ज़्यादा हूँ, करीबी हूँ, तो माँ से मैं बहुत अटैच हूँ। वो एक और इस पे एक बात कहता था मैं कि माई फादर नोज मी फ्रॉम नंबर ऑफ दिस ईयर। अच्छा, ओके, बट माई मदर नोज मी फ्रॉम दिस ईयर प्लस 9 months। तो वो जो 9 महीने का एक्स्ट्रा प्यार है, वो प्लस पॉइंट उसी का है। बिल्कुल। और मेरे जो व्यूअर्स हैं और जो आपके लवर्स हैं, जो प्यार करते हैं आपको, जनता की बात कर रहा हूँ, उनको आपकी पर्सनालिटी से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। मूवी लोग बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, बड़े सारे शिखर ऊंचाइयाँ छूते हैं, पैशन, ऐश्वर्य, सब कुछ मिल जाता है, बट वो व्यक्तित्व क्या है, वो पर्सनालिटी क्या है, वो लोग नहीं भाप पाते। मैं आज जानबूझ के आपसे ये सारी बातें कुरेद के पूछ रहा हूँ सौमित्र, ताकि जब आप एकदम ऊंचाइयों पे रहोगे ना, और लोग इस चीज़ को याद करेंगे कि इज़ द सेम सौमित्र सिंह, जिसका स्टार्टिंग या स्ट्रगलिंग पॉइंट या वो जो इनिशियल डेज था मुंबई में, वो ये था। बहुत ज़रूरी होता है जानना लोगों। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये मुझे 6 से 7 साल लगे कांदिवली ईस्ट से अंधेरी वेस्ट आने में। तो 2 साल कांदिवली ईस्ट में 1 RK में थे, कैसे कैसे करके गुजारा था 1 RK में। फिर ओशिवारा हुए 1 साल, फिर अंधेरी में ही यारी रोड, बैक रोड पे रहते थे, इन लैक्स नगर में 1.5 साल वहाँ रहे। अब जाके कहीं 2 साल हो गए मुझे एक अच्छे घर में, इतना हो गया कि मैं एक पेट अपना पाल सकता हूँ। तो सौमित्र, आप जब मुंबई में थे, व्हाट वाज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट? As a director, I've made first short film in 2018, 21st of July. अच्छा, ओके, 21 जुलाई 2018 में मैंने पहली फिल्म बनाई थी द वॉलेट। ओके, उनका जो कास्ट थी उस पे वो थे नसीरुद्दीन शाह साहब और ओके, नवनी परिहार अरे वाह। जी। तो एक कैसे पहुंच गए नसीरुद्दीन साहब तक? पहले एक ओल्ड स्कूल लव स्टोरी थी, सोचा तो नहीं था मैंने, ऑनेस्टली आपको बोलूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं, मेरे दिमाग में थे, मैंने इसलिए। जैसे बड़े बड़े कलाकार इजीली मिल जाते हैं क्या फुट करके भाव में चलते चलते? सर मेहनत से मिलते हैं, मेहनत से मिलते हैं ना, तभी तो। मेहनत करनी पड़ती, छोटे छोटे काम करके बड़े काम करेंगे तब मेहनत से मिलेगी। बिल्कुल। कहाँ जुगाड़ सेटिंग कैसे? जुगाड़ सेटिंग नहीं था सर, क्या था कि स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी
एक ओल्ड स्कूल लव स्टोरी है जो कि आई थिंक ये इस फिल्म में बन चुकी है, और एक कहानी थी यूके की, ट्रू स्टोरी है ये, जिसका मैंने एक आइडिया उठाया था और उसको थोड़ा सा अपने उसमें इंडियन मसाला डाल के बनाया था। 14 मिनट की फिल्म है ये। तो बहुत सारे एक्टर मेरे दिमाग में आए थे, इनसे बात कर लूँ उनसे बात कर लूँ, तो समझ नहीं आ रहा था। तो अंधेरी में एक चायोज करके कैफ़े हुआ करता था, अब बंद हो गया वहाँ पे। तो मैं बैठा हुआ था, तो आए दिन रोज़ जाता था, तो ऐसे ही दोस्त, एक आध दोस्त बन गए मेरे। उसमें से एक जितेंद्र राय हैं जो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उनकी एक शॉर्ट फिल्म है कप ऑफ टी, यूट्यूब पे वो देखेगा। तो ऐसे आए लोग हुआ, तो उन्होंने बोला क्या लिख रहे हो, क्या कर रहे हो। मतलब ऐसा सा है, एक कैरेक्टर है, मैं समझ नहीं आ रहा है कि इनको लूँ। तो उन्होंने कहा नसीर साहब से बात करो। तो मैंने क्यों करेंगे वो, मैं एक एडी से अभी पहली बार डायरेक्टर बन रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं कि मैंने बहुत ही वाव बड़ी फिल्में की है एज एन एडी। तो करे यार करो, भेजो मेल तो भेजो, हाँ या नहीं कहेंगे। मैंने चलो ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो भेजा और हफ्ते भर में उनका जवाब आ गया कि आई एम इंटरेस्टेड, ये स्क्रिप्ट बहुत प्यारी है, मुझे करनी है। कितना चेज करना पड़ा उनको, कितने टाइम? चेज तो नहीं करना पड़ा, हमारी मेल पे बात होती थी सर से, लेकिन मुझे एक डाउट था कि कहीं प्रैंक तो नहीं हो रहा मेरे साथ, क्योंकि ऐसा तो हारी मैं जानता हूँ उनको। तो मेल पे ही सिर्फ बात हुई थी। होता है ना कि कोई बहुत होता है, उसको ढूंढो, रिप्लाई करेगा, बहुत होता है। आपको ऐसे चलते, हाँ यार लग रहा है सेट हो गया। अरे सर वहाँ पे चलते चलते आपको लोग बोलेंगे धर्मा में काम दिलाता हूँ मैं, अच्छा, आपसे 5,000 10,000 15,000 20,000 रुपये लेते हैं, फॉर्म साइन करवाते हैं, अरे बाप रे, फिर गायब। बहुत है। पूरी फॉर्मेलिटी। ओशीवारा में जाइए, वो मैं बता रहा हूँ अभी, अच्छा, आई थिंक हीरा पन्ना मॉल के पास, वहाँ तो पूरा स्कैम हब है। तो भाई जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, अगर मुंबई जाइएगा, खासतौर इस इंडस्ट्री में, थोड़ा संभल के, आपके पाँव के नीचे गड्ढा भी है ना, आगे ठीक भी है, बहुत ऐसे बहुत है हैं, ना, वो देखना पड़ेगा। जितने अच्छे हैं उससे दुगना बुरे लोग भी हैं वहाँ। बट वही है, आपके ऊपर है, आप कैसे उनको जज कर रहे हो, कैसे आप समझ रहे हो। तो खैर फिर 7 महीने लग गए मुझे सर से मिलने के लिए। तो जब मैं पहली बार उनसे मिला, उनके घर पे ही मिला, तब मुझे खुद पे थोड़ा यकीन हुआ। कैसे हैं नसीरुद्दीन साहब बाय नेचर? सर वो नहीं है, शब्द ही नहीं उनके लिए मेरे लिए, बहुत ही। अरे जो कलाकार होते हैं ये बताओ, ये कैसे नेचर के होते हैं? मतलब वो रील के, या जब उनका कुछ शूट हो रहा होता है, एक अलग उसमें एक अलग पर्सनालिटी होती है उनकी, घर में कैसे होते हैं उसी तरीके से वैसे ही रहता है? नहीं। अब बाकी को तो नहीं पता सर, जैसे मैं बहुत ही करीब से जानता हूँ, नसीर साहब हो गए, ऋतुराज जी हो गए, और मीर साहब हो गए, हितेन पेंटल, कमलजीत पेंटल साहब हो गए, और मानव कौल हो गए, शारिब हो गए, ये सब मतलब बहुत ही खास दोस्त तरीके से दोस्त ही हो गए मेरे। मीर साहब हैं और काफ़ी लोग हैं। तो वो तो ऐसे ही हैं, जैसे वो सेट पे होते हैं वैसे ही घर पे। ओके, ग्रेट। ऋतुराज सर तो इतने खुश मिजाज किस्म का आदमी है कि मैं अगर 4 फ़ोन करता हूँ तो वो 40 फ़ोन करता है। अच्छा, ओके। तो वो उनसे तो बहुत गहरी दोस्ती है मेरी। अरे वाह। और बाकी यही आपका नेचर है। राइट, मेरे दिमाग में हाँ, कि आपका बिहेवियर उनका कैसे है। हाँ, कि सेट पे मैं ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टर हूँ, सेट पे मैं ऐसा डायरेक्टर हूँ जो पहले पहुँचता है और सबसे आखिरी में वापस अपने घर जाता है। सारे क्रू कास्ट को निकालने के बाद मैं और मेरा ईपी हम जब जाते हैं, और अगर एक आध एडी हुआ मेरे साथ। तो ये वाला द वॉलेट वाला आपका पहला? हाँ, तो द वॉलेट किया, और इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं। समर तो मिल गया मुझे, नसीर साहब तो मिल गए, और बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके। अब मेरे पास आसमा नहीं थी। अब आसमा के लिए मैंने काफ़ी अच्छे वेटरन एक्टर्स से बात करी थी, किसी बजट में नहीं बैठ रहा था। के रोल में थे नसीर साहब, और आसमा के रोल में मिली फिर नवनी परिहार। तो शूट के 2 दिन पहले नवनी मैम को फाइनल किया, अगेन जितेंद्र राय के थ्रू। तो मैं उनसे मिला उनके घर पे, जब उनको कहानी सुनाई तो वो थोड़ा इमोशनली होगी, प्लस उनको डाउट था कि नसीर साहब हैं कि नहीं है, क्योंकि मेरा पहला प्रोजेक्ट था और नसीर साहब ऐसे भी किसी स्क्रिप्ट को हाथ नहीं लगाते। ओके। तो जब वो सेट पे आए तब उनको कॉन्फिडेंट हो गया, नहीं है नसीर साहब हैं। तो हमने 7 to 7 की शिफ्ट थी, एक दिन में पूरी फिल्म शूट करी मैंने। अच्छा जी, 14-15 मिनट की एक फिल्म है पूरी है, और एक ही लोकेशन था, एक ही दिन में शूट किया, फेस्टिवल में भेजा,
तो टचवुड वो 80 प्लस नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मुझे मिले। माय गॉड। बेस्ट फिल्म डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म नसीर साहब को मिले, नवनी मैम को मिले, और सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड जो मिला मुझे वो है दाद साहब फाल्के का, अरे वाह, बेस्ट एस्पायरिंग डायरेक्टर। यार बहुत बढ़िया। मतलब आपका ये पहला प्रोजेक्ट पहला से अवार्ड पाना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये मुझे आई थिंक ये यंगेस्ट एस्पायरिंग डायरेक्टर का अवार्ड था, पहला जो मुझे मिला था। अभी तक किसी को और किसी को नहीं मिला है। तो आपको जो अच्छा हुआ, मतलब आपको मैं लाया इस वाले सर अच्छा हुआ अब आया, आपसे बात हो गई। लोग आपको इसी बहाने समझ में तो आया कि यार कोई सौमित्र कोई ऐसे वैसे वो लड़का वाला नहीं, ये तो बहुत होता है मैं सर। हाँ, आपको लोग देख के प्रोड्यूसर जो कुछ होते हैं क्रिएटिव, तुम तो बच्चे हो, तुम कर नहीं पाओगे। नहीं, आपको लोगों को गहराई से समझने की बहुत ज़रूरत थी। एंड मैं यहाँ पे एक लाइन जोड़ दूंगा कि आई एम रियली ग्लैड टू जस्ट सिट विद यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। बस फिर वॉलेट ये सब हुए तो सिलसिला चालू हुआ। फिर हॉटस्टार पे रिलीज भी हुई थी वो 2 साल के लिए। और वॉलेट के बाद जो प्रोजेक्ट्स में मिले हैं तब बैक टू बैक काम चल रहा था मेरा। तो अभी तक कितने प्रोजेक्ट्स कर लिए? टोटल मैंने 9-10 फिल्म्स कर चुका हूँ मैं, फिल्म सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स। कोई बड़ा प्रोजेक्ट फ्यूचर में टारगेट कर रहे हो? जी बिल्कुल, मैं ऑफ कोर्स बात करना चाहूँगा उसके लिए। अभी आई थिंक नवंबर में प्लान है ऑन फ्लोर जाने का, जिसमें अभी हमने जो कास्ट पिच करी है वो है कीर्ति कुलाड़ी मैम है, और अदा शर्मा जी हैं, और कुशा कपिला से बात चल रही है। मतलब है, कंफर्मेशन है उनका, बट अभी फिर भी एक जब तक आप पेपर वर्क पे नहीं आते तब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है। कॉमेडी फिल्म है, गौरी और बिजली टाइटल है उसका। जी, और जिशान अहमद उनके प्रोड्यूसर हैं उस फिल्म के। अब मैं आपको, आजकल इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना, यूट्यूब पे बड़े बड़े लोग चैनल खोल के बहुत सारे खुराफात कर रहे हैं और खूब पैसे दबा के कमा रहे हैं। क्या है कैरी मिनाटी वाला केस? अच्छा, कैरी मिनाटी अजय नागर। क्या खुराफात किया भाई कि नहीं, कैरी ने बुलाया, आपने कैरी को बुलाया, वो बताओ। नहीं, बुलाया तो कैरी की टीम से ही था। अच्छा। हाँ जी। मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर में उतना जाता नहीं हूँ, और मुझे पता नहीं, जब इन्फ्लुएंसर्स को कोई एक्टर बोलता है तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ होती है। बिल्कुल होने वाली बात, क्योंकि जो भी हम हैं, जैसे डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, प्रोडक्शन, ईपी, इवन जो लाइट्स और कैमरा भी है, उन लोगों ने पढ़ाई करी उसकी। बिल्कुल। ऐसे बिस्तर से उठ के, और जैसे एक यूट्यूबर बूम माइक लेके मैं बोल रहा हूँ शुरू हो जाता है, वो समझ नहीं सर, आपने भी पढ़ाई करी है, जर्नलिज्म किया है आपने। अदरवाइज क्या होता है ना, लोग यूट्यूब पे शुरू हो जाते हैं कि नहीं, अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, आप अपनी बात रख सकते हैं, अपने तरीके से बात रख सकते हैं, लेकिन फिर आप वही करिए। आप अपने आप को एक्टर मत कहिए, या आप मतलब मैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूँ, नहीं तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो भुवन भम है, वो क्रिएटिव आदमी है। कैरी भी है, क्रिएटिव है, बट उसका तरीका अलग है, प्रजक्ता है, ये भी मतलब दे आर गुड। बाकी जो मैं कह रहा हूँ, आजकल जो रंगीन बाल वाले होते हैं, जो कांटों वाले बाल, जो कांटों वाले बाल रंगीन, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मुरैला टाइप का है, मुर्गा छाप टॉक वाले हो गए जो, और ये जो है ना, क्योंकि आप मतलब कंटेंट क्रिएट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं वो लोग। नहीं कर रहे, आप रिक्रिएट कर रहे हो। एग्जैक्टली, वो बन चुका है, क्रिएशन तो कुछ होता है। हाँ, वो बन चुका है। एक गाने पे डांस करना, वो शाहरुख खान डांस कर चुका है उस पर, वो चलिया चलिया कर चुका है, वो जो अब तुम कर रहे हो, तो वो मुझे एक्टर नहीं लगते। तो कैरी का क्या था कि एक कॉमेडी सीरीज थी, मिनी सीरीज 3 एपिसोड की, वो भी हॉटस्टार पे है, मी बॉस एंड लॉकडाउन के नाम पे। तो ये आई थिंक हाउस ऑफ लाइज एंड लॉकडाउन। इंटरेस्टिंग, बताओ ना थोड़ा सा। बहुत बेहतरीन कहानी, तो बहुत अच्छी है। तो ये मैं उस वक्त अपनी ये हाउस ऑफ, तो ये था ही लॉकडाउन वाला पीरियड क्या ऐसा था? नहीं, ये लॉकडाउन के काफ़ी बात था, सेकेंड लॉकडाउन के काफ़ी बात था। उसने आपको एक थॉट दिया? ये थॉट नहीं, ये सब वहाँ सब हो चुका था, स्क्रिप्ट लिख चुकी गई थी, आइडिया सब कुछ हो चुका था। मैं एज अ डायरेक्टर और मेरी टीम गई थी मुंबई से दिल्ली। हमने नोएडा में शूट किया था, सेक्टर आई थिंक 46 या 47 में, और एक ही घर की कहानी थी, बाकी आउटडोर हमने शूट किया, और 5 से आई थिंक 10 दिन का शूट था वो। अच्छा, एक चीज़ और रुको, पहले आपने जो द वॉलेट जी किया
कितने आए थे वॉलेट में पैसे उसमें? सब वॉलेट से पैसे लगे हैं। लगे? हाँ, जनरली लोगों के वॉलेट में पैसे होते हैं और सौमित्र के वॉलेट से पैसे लग गए। पैसे लगे हैं, लेकिन जो वॉलेट की वजह से आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ वो कोई पैसा नहीं पूरा कर सकता। मतलब वॉलेट आपको बता रहा हूँ, मैंने कभी प्रोड्यूसर अप्रोच ही नहीं किया। वॉलेट के बाद फेसबुक पे पेनफुल प्राइड की जो प्रोड्यूसर है उन्होंने मुझे पिच किया। कला बाई फ्रॉम बाई कला के शॉर्ट फिल्म जो मैंने की थी शारे भाशमी के साथ, उनके प्रोड्यूसर ने मुझे पिच किया जो कि लखनऊ के हैं। और फिर मैंने एक टैक्सी नंबर 24 किया। लॉकडाउन फर्स्ट फिल्म थी वो मेरी, बाय द वे। बेल बॉटम वैसे कहा जाता है, लेकिन वो फिल्म शेल्फ हो गई मेरी। अदरवाइज वो पहली फिल्म लॉकडाउन के बाद पहली इंडियन सिनेमा में फिल्म जो बनी थी वो मेरी थी, टैक्सी नंबर 24, महेश मांजरेकर और जगजीत संधू के साथ। वो भी अप्रोच उन्होंने ही किया था मुझे। फिर अभी जो संजय कपूर सर के साथ मैं फिल्म कंप्लीट करी है मैंने, हाउस ऑफ लाइस, मर्डर मिस्ट्री है, उसी के दौरान मुझे ये फिल्म ये अप्रोच हुआ था, कैरी मिनाटी का प्रोजेक्ट। तो वहाँ के जो डीओपी हैं उस प्रोजेक्ट के जो डीओपी हैं प्रियांशु वत्स, वो दिल्ली में रहते हैं। व्यूअर्स को डीओपी नहीं समझ में आएगा। अच्छा, सिनेमाटोग्राफर, कैमरामैन, अच्छा, वो टीम जो आप जो शूट करते हैं। तो भाई जो शूट करने वाली टीम होती है ना, वो पूरी टीम कास्ट को डीओपी बोलते हैं। जी जी, सिनेमाटोग्राफर, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। जी, तो उनकी टीम होती है, उनका असिस्टेंट भी होता है, गैफर होता है, फोकस पुलर होता है। मेरे इंस्टाग्राम पे ना कई सारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, तो उनको डीओपी नहीं समझ में आएगा। अच्छा, नहीं, वो डीओपी एक सिनेमाटोग्राफर होता है जिनकी टीम होती है, गैफर, एक फोकस पुलर होता है जिसमें आप फोकस कभी आप सब्जेक्ट पे करिए या कभी पीछे अगर करना है, उसका एक अलग आदमी बैठता है। और उनके जो असिस्टेंट होते हैं एक दो, वो अलग होते हैं। 1000 की 500 करोड़ की मूवी बनती है। मैं तो अभी छोटे बजट की फिल्म कर रहा हूँ, तब मेरा क्रू 120-150 का होता है। जो बड़ी प्रोजेक्ट की होती तो वो एक शॉर्ट मूवी है, और जो मेरी शॉर्ट फिल्म है वो तो 60-70 लोग की टीम की थी, जिसमें मल्टीपल 2 कैम होते हैं, एक एसोसिएट डीओपी कैमरामैन होता है, एक अपना मेन होता है छोटी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। वैसे कॉस्ट्यूम का अलग है, आर्ट सेटअप सबका अलग, सबका एक टीम। क्या बोलेंगे, ऑर्केस्ट्रा पार्टी। ऑर्केस्ट्रा तो नहीं, आप पूरी एक आर्मी होती है। एक बारी मैं आपको छोटा सा स्टोरी बोल देता हूँ। एयरटेल जो कंपनी है, भारतीय एयरटेल, तो ये 2002 की बात है, इंडस्ट्री में मैं नया नया था। तो अच्छा खासा मेरे ही टीम का या मीडिया कह लो आप, उसने इंडिया टुडे में एक उसका इनसाइड स्टोरी किया था कि एयरटेल इज अ ऑर्केस्ट्रा पार्टी। नेटवर्किंग कोई और देख रहा है, IBM, और टेल्को वाला कोई और देख रहा है, टेक्नोलॉजी कोई और देख रहा है, सोल्यूशन कोई और देख रहा है, तो करके एक कंपनी बनती है। तो यहाँ भी ऑर्केस्ट्रा पार्टी जैसा ही माहौल हो जाता है कि हमारा तो ऑर्केस्ट्रा नहीं है, मैं मानता हूँ एक आर्मी है। आर्मी है, ओके। तो हमारा जो शूट का सेट होता है ना, जो सेट जब हम शूट करते हैं, तो वो एक वॉर से कम नहीं होता। तो अगर शूट के दौरान मेरा एक एडी बेहोश होता है या उसको चोट लगती है, तो हम उसको उठा के साइड में करते हैं और हम शूट, तो शो मस्ट गो ऑन, क्योंकि पैसा किसी और का लगा है। एक एक्टर ने अपना टाइम दिया है, और उस प्रोजेक्ट से बाकी 100 लोग का घर चल रहा है, जितने भी हमारे टेक्नीशियंस हैं, लेबर्स हैं। ये टीम होता है, और तो मैं अपनी एक आर्मी मानता हूँ, ऑर्केस्ट्रा तो नहीं मानूंगा मैं। नहीं, ऑर्केस्ट्रा में ड्रम नहीं बजा तो माहौल खराब हो जाता है। नहीं सर, ऑर्केस्ट्रा में ड्रम रिप्लेस हो सकता है, माइक ना काम। हाँ, सही कह रहे हो। हमारी टीम में नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ कि मेरे एडी बीमार हो जाए, फिल्म तब भी बन जाएगी, लेकिन एक लाइटमैन बीमार हो जाए तो फिल्म रुक जाएगी। तो आते हैं कैरी पे। तो जब हाउस ऑफ लाइस मैंने ख़त्म करी, तो उसी के दौरान अक्टूबर में मुझे प्रियांशु वत्स ने फ़ोन किया, जो कैमरामैन है। तो उन्होंने बोला कि कैरी सर का एक ऐसा है प्रोजेक्ट, 5 से 10 दिन का शूट है, और आप बताइए करेंगे नहीं करेंगे। तो मेरा कैरी मिनाटी बड़ा नाम है, एशिया का नंबर 1 यूट्यूबर है, तो ऑब्वियसली एक स्वार्थ भी है मेरा कि अगर मैं उसके साथ मेरा नाम आएगा तो मेरी रीच बढ़ेगी। तो मैंने हाँ बोल दिया। खैर, मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़ा तो थोड़ा फनी था। यहाँ आया, हमने आई थिंक 3 से 5 दिन की प्री प्रोडक्शन किया, हमने सेट वेट किया पूरा, एक घर पेंटिंग वेंटिंग करवाई मैंने, सब सेटअप करवाया।
जुगाड़ जिसको बोलते हैं। हाँ मतलब क्या था कि कलर डीआई, जो डीआई बेसिकली क्या होता है आपका कि फिल्म के कलर को और इन्हांस करे। तो हर एक फिल्म का एक कलर होता है। जैसे वॉलेट आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा वार्म टोन है कि वो ओल्ड स्कूल लव स्टोरी है। हाउस ऑफ वाइस देखेंगे आप तो वो थोड़ा सा ब्राइट है, वो एक मर्डर मिस्ट्री है, डार्क ब्राइट ऐसा मुझे है। देखना पड़ेगा आपका ये जितने शॉर्ट जी जी, अभी डॉक्यूमेंट्री जो है वो भी थोड़ा सा डार्क और ड्रामेटिक है, तो हर एक फिल्म का फील है। तो वैसे ही उसके हिसाब से हमें कलर पेंट करना पड़ता है, वॉल पेंट करना पड़ता है, अच्छा फ्रेम उस हिसाब से लगाने पड़ते हैं, लाइटिंग उस हिसाब से करनी पड़ती है। तो ये सब हुआ, हमने शूट किया, 5 दिन में शूट ख़त्म और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और थोड़े बहुत मैंने प्राइम भी किए अपने असिस्टेंट के साथ, ओके। कॉस्ट्यूम एचओडी के साथ रुला दिया था। कभी मित्र को मन करता है कि शूट चल रहा है यार मेरा भी थोड़ा सा रोल हो जाए, अब भी उसमें कुछ ऐसा नहीं फील होता? मेरा प्यार कैमरे से पीछे बहुत है। अच्छा ओके, आप उसमें घुसे रहते हो, हाँ वो कुछ ऐसा क्रिएट करें। वो मोहब्बत है, कैमरे के पीछे मोहब्बत है। वो कैमरे के आगे होगा तो प्यार हो जाएगा, अच्छा राइट, और प्यार सबसे है मुझे, सही। मोहब्बत सिर्फ एक से। प्यार से ही दुनिया आगे बढ़ती है, बहुत बढ़िया, जी। बहुत अच्छा। तो ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ कोई कहेगा आ कर ले भाई, मैं मना नहीं करूँगा, फिर मैं चार्ज अच्छा करूँगा, राइट, पैसे ये अच्छे करो ना, आज आपका फीस क्या पैसे है, अच्छे। सर क्रिएटिव भी प्राइसलेस होता है सर, वो कुछ भी आप जितना दो उतना कम है, जितना दो उतना सही हो, अनमोल है, उसका कोई मूल्य नहीं है। जितना आप दो मुझे तो कम ही लगेगा, आप जितना दोगे मुझे उतना कम लगेगा। वो होते होते लोगों की एक होता है ना भैया ये इतने 7 CR लेता है, ये 10 CR लेता है, लोगों उन्होंने फिर फीस बना दी है। हमारा कहना सर, हम जब एडी थे तो हमको पैसे नहीं मिलते थे, ओके। 1 महीना 2 महीना, और एडी को तो अलाउ ही नहीं, असिस्टेंट डायरेक्टर को अलाउ ही नहीं सेट पे बैठना। आपका एक्सपीरियंस ही आपका फीस था। मैं बताऊँ थैंक्सलेस जॉब होती है असिस्टेंट डायरेक्टर की। जब मैं था या मेरे जो भी असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, थैंकलेस जॉब है। कोई क्रू में कोई आके उनको नहीं बोलता थैंक यू, इवन मैं भी नहीं बोलता। जैसे जो जूनियर कोट काला कोट पहन के टहलता रहता है, एक को पैसा मिलता नहीं, बता रहे हैं सच में। और बोलता है पानी पी लो, फाइल लेके पीछे पीछे चलो। बट फिर क्या होता है ना सर, जब ये डायरेक्टर बनते हैं तो पूरा वसूलते हैं। वही रहता है। मैं आपको जो यूपीएससी क्रैक करते हैं एग्जाम ना, उनकी बात बताता हूँ। वो एक बिहार का लड़का था, ही गॉट सेलेक्टेड, बन गया IPS चूज किया, ऑप्ट किया मार्क रैंक के हिसाब से, और खुल के बोला भाई इतना दहेज लूंगा ना, इतना दहेज लूंगा कि लोग मर जाएंगे दहेज देते देते। इतनी गंदी बात बोली थी ये। रीजन बताएं क्या? कह रहे भाई खेत बेच के मैं दिल्ली में रह के पढ़ रहा हूँ मुखर्जी नगर में, और उनके फादर फार्मर थे, नामल मतलब किसान थे। बोला खेत बेचा है, कर्ज ले लेके पढ़ाई कर रहे हैं, और पूरा इसका वसूलेंगे। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक भी है, लेकिन जनरल तो बात सही नहीं है। इंसानियत और हाँ मतलब ठीक है, मतलब मैं जब एमिटी में एडमिशन लिया था तो हमारी फीस भी आई थिंक पर सेमेस्टर 1 से 1.5 लाख हुआ करती थी। और मैं अपने फादर को बोलता था कि एजुकेशन लोन ले लीजिए, मैं चुका दूंगा। तो मेरे पिताजी यही कहते थे कि पढ़ाई पे ध्यान दो, पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे ला रहा हूँ, वो आपका टेंशन नहीं। तो मैं आज अपने पापा की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं माँ की बात बहुत करता हूँ। नहीं आज करो। तो आज टीचर्स डे है तो मैं सोच रहा हूँ अपने जो माता ही पहले टीचर्स होते तो उनकी बात मैं ज़्यादा करूँ। 5 सितंबर है जो कि टीचर्स जो होता है, सही बात है। हर वो प्राइमरी का टीचर जब हम लोग स्कूलिंग में होते हैं या जब हम बड़े हो जाते हैं हाई स्कूल वगैरह में होते हैं, टीन एज होता है। टीन एज वो एज होता है जिसमें बच्चे इधर उधर। मैं एक चीज़ बोला था लोगों को कि टीन एज में उस टाइम पे टीन होता है 13 से, तो 13 दरवाजे ओपन होते हैं। उसमें आपके हर तरह के स्पिरिचुअलिटी, पढ़ाई लिखाई, लड़कीबाजी, ये सिगरेट पिगरेट दुनिया भर का, कौन से दरवाजे में आप एंटर करोगे वही एज होता है एंटर करने का, वही आदमी डिसीजन लेता है, वही आगे आपका भविष्य लिखता है। तो यहाँ पे सौमित्र से बात करते हुए आप ये भी सीखो कि किस दरवाजे में आप जा रहे हो। एंड बहुत एज नहीं है आपकी, मैं एज पूछूंगा भी नहीं सौमित्र, डोंट वरी। मैं बता भी दूंगा सर, मैं एज एक नंबर है। ये है कि मैं कोई बात नहीं, एज एक नंबर होता है, सही मैं बात है। एंड 30 के अंदर और 30 तक आप ले लो। मैं अच्छा हाँ जी। चलो मैं 30 के अंदर ही रख के 30 के अंदर ही रखे, जैसा मैं दिख रहा हूँ मैं उतना ही एज का हूँ। ओके।
तो सौमित्र का एज मैं जो कैलकुलेट कर पा रहा हूँ 27, आई थिंक ये सही होगा। वही हूँ मैं। मेरे पहचानने का, थोड़ा सा लोगों को रिकॉग्नाइज करने का हाँ, बस पता नहीं। वही एज है मेरी। तो सौमित्र एज नाउ 27। शादी कब कर रहे हो भाई इसमें? सर शादी करते हैं, चलो शादी की बात करते हैं। सर मुझे नहीं लगता एज के हिसाब से शादी होनी चाहिए। ओके। मुझे लगता है कि जब आपको कोई ऐसा पार्टनर मिले जिससे आप खुल के सारी बात कर सको। ये कुछ बातें होती है आप अपने माँ बाप से भी नहीं कर सकते, अपने इसको दोस्तों लाइफ से नहीं कर पार्टनर सकते। बोला जाता है। हाँ, तो पार्टनर ऐसे हो जिससे आप सब बात कर सकते हो। और मुझे लगता है कि दो बार ऐसा सिचुएशन आता है तब शादी नहीं करनी चाहिए। जैसे एक, जब आपको बहुत ही तलब मच रही है, अरे दोस्तों की हो रही है शादी, उम्र जा रही है मेरी, अब मुझे अब करनी है, तब नहीं करनी चाहिए क्यों? क्योंकि गलत हो जाता है। अच्छा, हाँ, डिसीजन गलत हो जाता हाँ, मतलब वो कहते हैं यार कोई नहीं तो चलो नहीं से कर लेते है। हैं। और एक बारी का डिसीजन होता और एक ही बार लाइफ टाइम है। है। अब ऐसा तो है नहीं कि रिलेशनशिप में है तो ब्रेकअप हो गया। एक बार तो मंगलसूत्र पहनाया और फेरे ले लिए तो फिर तो। सही बात है। दूसरा, ज़्यादा एज में नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अपने आप हो जाएगा सर शादी का, इतना सोचा नहीं मैंने। क्या है, अभी मुंबई में मैं किराए के मकान में ले रहा हूँ, तो मेरा ये शुरू से था कि जिस दिन मेरा खुद का मकान होगा तब कर लूँगा शादी। बीवी को किराए के मकान में नहीं रखूँगा। ये तो अच्छा, है मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक। और कि कल को कुछ ड्रिल नहीं करे तो पड़ोसी आ जाए किराए के मकान में रह। मैं आपके हाथ में टैटू भी देख रहा हूँ, तो क्या यही आपका फ्यूचर है? हाँ जी, हाँ जी, ये मेरा पास्ट भी है, फ्यूचर भी है, और यही इनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। अरे तो ये मेरी माता जी हैं, वाह, अरे वाह। शिप्रा नाम है इनका। नहीं, आपका, मैं आपसे बात करने के पहले आपको पढ़ा और आपको सुना 2-4 जगह पे, और आपने लिखा था सौमित्र शिप्रा सिंह। बहुत बढ़िया। मेरी ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी, मेरा जो खुद का एक फर्म है वो सब माता जी के नाम पे है, शिप्राज। उसको बता दूं, शिप्रा एक नदी है ना? और नहर भी है। बिल्कुल, बट मैं नदी के नाम से जानता हूँ, शिप्रा नदी। शिप्रा नहर एक आपकी बहती है इधर सीतापुर के पास, एक गांव है देवकलिया। वो तो चलो छोटी चीज। हाँ, हाँ, मतलब ऑब्वियसली शिप्रा नदी। तो जी, मेरी माता जी का नाम है मिसेस शिप्रा सिंह जी। पूरा रिस्पेक्ट आ रहा है मेरे अंदर। And मैं ये पिताजी से सीखा हूँ, वो माँ भक्त हैं, अरे वाह, तो मैं भी माँ भक्त हूँ। बहुत बढ़िया। तो और एक चीज और बताऊं, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो माँ भक्त होता है ना, बहुत ऊपर जाता है, पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली उनको एक रिस्पेक्ट मिलता है मार्केट में, पब्लिक से। अगर माँ उनके साथ है, माँ का आशीर्वाद मिलता रहा है डेली फोन पे बात करके, अगर वो वहीं पे हैं साथ में, तो और ज़्यादा मतलब हो सकता है, बट मुझे लगता है कि जो लोग ये सोचते हैं अरे चलो यार मम्मा ही तो है, छोड़ो, कौन बात करे। हाँ, ऑब्वियसली वो तो कोई भी हो, वो तकलीफ में रहते, वो तो कोई भी हो, वो कोई भी हो जो क्योंकि आप जब माँ बाप बनेंगे तब आपको समझ में आएगा। आप अभी उनको आप नॉर्मल रुला रहे हो, आपके बच्चा खून के आंसू रुलाते हैं फिर। मैं एक प्रोग्राम में था जी। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एक है दिल्ली में ही, तो वहाँ पे एक मूवी का प्रीमियर था। तो मेरा एक छोटा भाई टाइप का एक बंदा है, दोस्त है, अखिल नाम है उसका। जी, जानते हैं मुझे। आप जानते हो जी। इंडस्ट्री का ही बंदा है। तो वो उस मूवी के प्रीमियर में अपने मम्मा पापा को भी इनवाइट किया था जी। एंड मुझे मिलवाया, वो एक ब्रेक हुआ था उस प्रोग्राम में। तो मेरे अंदर वो रिस्पेक्ट आया, क्योंकि मेरी मम्मा घर पे हैं, इलाहाबाद में हैं, और तो वो रिस्पेक्ट आ जाता है तुरंत, यार मम्मा पापा। मैं उसको बोला बाद में, फ़ोन पे हमारी शाम को बात हुई, मैंने बोला यार एक चीज़ बहुत बढ़िया किया था आपने कि अपने मम्मा पापा को उस प्रोग्राम में इनवाइट किया था। अदरवाइज लोग अवॉइड करते हैं, यार वहाँ किस टाइप के लोग होंगे, कौन। वो मेरे लिए वो लोग ही नहीं है फिर। बिल्कुल, वो लोग नहीं है। पेरेंट्स को न रिस्पेक्ट दे सकें। सर मुझे लगता है कि सिर्फ अपने पेरेंट्स नहीं, जो आपके दोस्त हैं, जो उनके भी पेरेंट्स हैं या नहीं भी हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, स्पेशली मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो जिस तकलीफ से उन्होंने आपको इस दुनिया में लाई ना, वो किसी के बस की बात नहीं। तो मेरा भी जब कनेक्शन होता है ना माँ के साथ, बड़ा जल्दी बढ़ जाता है। तो जितने भी दोस्त हैं मेरे, या जितनी भी रह चुकी हैं, उनकी माँ से ना मेरा बड़ा ट्यूनिंग है। पापा से मैं थोड़ा दूर भागता हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत ये एक इमोशनल कनेक्ट होता है, और जो इमोशनल होता है वो कहीं ना कहीं
ऊपर से उसको एक इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है, ये मेरा मानना है। बाकी लोग धीरे धीरे फील करते हैं, जैसे एक्सपीरियंस होता है, एज बढ़ता है। आते हैं कैरी वाली बात पे। हाँ बस वही सब 5 दिन का शूट था। हमने काफ़ी प्रैंक वैंक भी किया, और क्योंकि वो रोस्टिंग उनकी चलती रहती है, मेरा भी थोड़ा सा मजाक हंसी मजाक चलता रहता है। तो अच्छा शूट गया। 5 दिन में हमने वो नाइट शूट था हमारा, ख़त्म किया हमने। हम वापस मुंबई आए, पोस्ट ख़त्म हुआ, एंड देन वी इट्स रिलीज ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। अच्छे रिव्यू आए उससे, काफ़ी सोशल मीडिया पे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड मिला था। बाकी सिनेमा में जो रिस्पॉन्ड मिला वो तो मुझे द वॉलेट से मिल गया था। तो सौमित्र, आपका नेक्स्ट क्या है? मतलब आपको सीरीज वीरीज में जाना है, या फिर शॉर्ट मूवी, या फुल फ्लेज जो? सर अभी तो क्या है कि जो स्क्रिप्ट मिल जाए, कहानी अच्छी मिल जाए, अब वो शॉर्ट हो, सीरीज हो या फिल्म हो, बट मैं प्रीफर ज़्यादा करता हूँ फिल्म। फिल्म का क्या होता है, आपका ना एक फ्लो में शूट हो जाता है, तो आप वो एक 6 महीने आप उस दुनिया में रहते हैं। और सीरीज में आपको पिच करने में ही बहुत वक्त लगता है, किसी चैनल को या किसी प्रोड्यूसर को, तो 6 महीने, कभी 9 महीने, कभी 1 साल। फिल्म का क्या है, आपने पिच किया, किसी से बात करी, इन्वेस्टर या प्रोड्यूसर से, और चैनल से अप्रूवल हो गया, आपका 2 महीने का प्री प्रोडक्शन हुआ, जहाँ पे आप पूरी टीम फाइनल करते हैं, तैयारी करते हैं कि कौन सा सीन कब शूट करना है, ये डे में करना है कि नाइट में करना है, इंटीरियर करना है कि एक्सटीरियर करना है। तो जितना भी सेट पे हम लोग करते हैं शूट, वो तैयारी होती है प्री प्रोडक्शन में। फिर हमारा शूट होता है 40, 30, 50, 60 दिन, जितने दिन का भी होता है। फिर होता है पोस्ट, जो मुझे बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होता है वो, कि आपको फिल्म आपकी 3 जगह पे बनती है, प्री, शूट एंड पोस्ट। एडिटिंग होती है, पूरा फुटेज लाइनअप किया जाता है, फिर उसको कलर देते हैं हम, फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक बनवाते हैं, फिर साउंड डिज़ाइन, फॉली भी होता है, तो काफ़ी चीज़ें होती है। और सबसे मज़ा आता है मुझे प्रमोशन में। ऐसा मोमेंट कि यार कहाँ पाँव डाल दिए, फंस गए डाल के, अभी ऐसा कभी ऐसा है? ओके, जैसे कुछ बताओ। मैं कौन सा बताऊँ ये सोच रहा हूँ, ऐसे बहुत है, बहुत है। मतलब उतार चढ़ाओ यार, उतार चढ़ाव तो होता ही है, लेकिन एक होता है कि यार कोई ऐसा फंसी गए यार, कहाँ मैं। सर देखिए क्या है ना, हर एक प्रोजेक्ट में लगता है आप फंसी गए हो, क्योंकि क्या होता है कि कभी आपकी क्रिएटिविटी नहीं होती वहाँ पे। अच्छा। कभी प्रोड्यूसर अपना दिमाग लगाता है, कभी दूसरा टीम अपना दिमाग लगाता है, कभी चैनल लगाता है, कभी एक्टर लगाता है, तो वो मोमेंट आ जाता है कि आप फंस गए कहीं। बट आप क्योंकि कमिटमेंट दे दी है, तो अब फंसे हो तो फंसे हो। करते हैं इस पे, इतना बढ़िया पोस्टर आपने तैयार कराया है, एंड बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझ लीजिए वॉलेट अगर मेरा पहला बच्चा है तो ये दूसरा। तो मैं वही समझने वाला था। मतलब पहले मैंने आपको समझा बात कर करके, सौमित्र है कौन यार, गोंडा जिला, लखनऊ, यूपी, मुंबई, दिल्ली, सारा है, एमएटी करके जॉब अपने यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में, इधर नोएडा में करके जॉब। ग्रेट। क्या है ये, कहाँ से नाम नो वाटरलैंड? अच्छा, आप नोटिस मैं इस पोस्टर को देख के तो मुझे ये लगा कि साउथ में एक जगह है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो सूखा पड़ गया था, तो ट्रेन से पानी भेजा जा रहा था नॉर्थ से। चेन्नई का एक गांव था, पर्टिकुलर एरिया, तो कुछ ऐसा फील आ रहा था। बट आप और अच्छे से बता पाओगे कि नो वाटरलैंड की शुरुआत। पहले तो मैं टाइटल पे बात करूँगा आपसे। तो मेरी फिल्म के जितने भी आप टाइटल देखोगे ना, थोड़ा सा ऐसा होता है कि यार क्या है ये। जैसे द वॉलेट तो बड़ा सिंपल सा था। जो मैंने एक दूसरी फिल्म करी थी पल्लवी जोशी और ऋतुराज जी के साथ, उसका नाम है पेनफुल प्राइड। प्राइड कि ऐसा कौन सा प्राइड है जो पेनफुल है। हाँ, वो है मेनोपॉज के ऊपर, वो है एक सोशल ड्रामा है। फिर उसके बाद मैंने करी कलाबाई फ्रॉम बायकला। कलाबाई फ्रॉम बायकला, वो एक फिक्शन फिल्म है, एक पेंटर की कहानी के ऊपर है, जिसका एक बिलीव, एक फेथ नहीं होता एक गॉड से, तो वो एक थोड़ा सा फिक्शन है। वो बहुत मजेदार है, शारी भाषमी उसमें। मेरे सारे व्यूअर्स है ना, देखना जरूर भाई। कहाँ पे पढ़ा है सारी चीजें? पढ़ा तो सर पहले सारी चीजें थी हॉटस्टार पे। अच्छा, अभी सारी अनरिलीज्ड हैं, बट किसी प्लेटफॉर्म पे होगा जरूर। पे सारी आने वाली।
अच्छा ओके जियो सिनेमा पे जैसे आएगी, आप इंस्टाग्राम देखिए मेरा, राइट। या आप गूगल पे भी आप करेंगे तो सौमित्र शिप्रा सिंह वाले इंस्टा पे कोई जाएगा, राइट, तो वहाँ पे आपको ये सारे लिंक मिलेंगे और क्लिप्स मिल जाएंगे। ओके बॉम्बे, अच्छा हाँ मैंने भी देखा था, बड़ा बढ़िया लिखा भी था बॉम्बे। हाँ बॉम्बे, शमा सिकंदर और हार्दिका, एक चाइल्ड आर्टिस्ट है हार्दिका शर्मा, और गिरीश शर्मा जो कि दिल्ली के ही हैं, और बहुत अच्छे कलाकार और सिंगर भी हैं, तो उनके साथ मैंने बनाई है। अब मॉम बे, मॉम का मतलब माँ है, बे का मतलब बेबी। तो आप जब फिल्म देखेंगे तो एंड में वो टाइटल रिवील किया है मैंने, स्टार्टिंग में नहीं है। तो जिस तरीके से रिवील किया है वो आप तब समझेंगे कि बॉम्बे का क्या मतलब है। वो कहानी एक सिंगल मदर की है जो मुंबई में सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है। तो लाइफ ऑफ अ सिंगल मदर हु ट्राई टू सर्वाइव विद हर किड इन बॉम्बे और मुंबई। तो बॉम्बे उसका था टाइटल। वैसे ही ये नो वाटरलैंड, तो नो वाटरलैंड एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो कि नासिक के पास दो गांव हैं, गोलसपाड़ा और बुरुचीवाड़ी। हालांकि महाराष्ट्र में ऐसे कई गांव हैं, ऐसे कई जगह हैं जहां पानी नहीं है। वहाँ पे सब कुछ है, सारी सुविधा है, सारी फैसिलिटीज़ है, लैंड के नीचे पानी, बट पानी नहीं है, ना लैंड के नीचे और ना ही ऐसा कुछ वहाँ फैसिलिटीज़ है कि आप वाटर हार्वेस्टिंग कर लो या पाइपलाइन लगवा लो, वो सब भी नहीं, कुछ नहीं है। और पानी ना होने की वजह से सबसे ज़्यादा फर्क जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो वहाँ की लड़कियों पे पड़ रहा है, जो बेचारी फर्स्ट से फोर्थ क्लास की हैं, वहाँ उनसे जो 80 साल की बुजुर्ग औरतें हैं उन पे, क्योंकि आज भी ये बच्चियाँ और ये औरतें यही छोटे और बड़े मटके 2 से 3 अपने सर पे रख के दिन में 3 से 4 बार जाते हैं 10 से 15 किलोमीटर कुएं से पानी भरने। इसका ट्रेलर यूट्यूब पे है। तो एक एनजीओ है व्हील्स ऑन व्हील्स जो यूके बेस्ड है, लंदन बेस्ड। उन्होंने एक इक्विपमेंट बनाया है वाटर व्हील, जो एक रोलिंग ड्रम की तरह काम करता है। आप उसको ऐसे खींच पुश एंड पुल कर सकते हैं। उसकी अच्छी बात यह है कि उसमें 40 से 45 लीटर पानी एक साथ आता है, तो आपको सिर्फ अब एक ही बार जाना होता है। सेकेंड पॉइंट इसमें यह है कि वो सिर्फ एडल्ट यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये बच्चियां या बच्चे यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो खींच नहीं पाएंगे। अब जब वो पानी भरने नहीं जा रहे हैं तो उनके पास अब मिल रहा है उनको टाइम पढ़ने का, तो वो पढ़ाई करके अपने सारे सपने पूरे कर ले रहे हैं। पहले क्या था, वो मटके लेके भरते थे, बेचारे जाते थे 3 से 4, तो पूरा दिन पानी भरने में चला जाता था, चाहे पीरियड्स हो चाहे प्रेगनेंसी हो। इवन बाथरूम अगर उनको स्कूल में वॉशरूम भी जाना है तो पहले वो कुएं के पास जाके पानी भरते थे फिर लाते थे। तो व्हील्स ऑन व्हील्स जिसके फाउंडर हैं शैज़, उनका एक इनिशिएटिव, उनका ये आइडिया है जो कि इंडिया में अभी हम महाराष्ट्र फोकस कर रहे हैं। ही इज फ्रॉम यूके एंड ही इज अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर संजय कपूर सर। अच्छा ओके। एंड संजय कपूर जी इस एनजीओ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अच्छा ओके। तो इन्होंने ही ये प्रोजेक्ट मुझे रिकमेंड किया था, मतलब शायद को रिकमेंड किया था कि ये सौमित्र से आप करवा लीजिए। तो ये हमने किया, 2 दिन का शूट है ये हमारा। और राइटर साहब जो हमारे हैं अभिराज शर्मा, उन्होंने लिखा है ये पूरा। क्या पीरियड है इस मूवी का? ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म ये 47 मिनट्स की है, जो कि अमेजॉन प्राइम यूके में रिलीज होगी। इसका कल लंदन में ऑफिशियल स्क्रीनिंग है और इंडिया में जियो सिनेमा में कल बोले तो 6 सितंबर ओडियन कॉन्वेंट थिएटर लंदन में इसका स्क्रीनिंग है। और मेरा नाम लेके जाइए, एकदम नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जरूरी है ऐसे बिल्कुल। फिल्म और देखना ताकि लोग रिलेट जो वो पानी ना कुएं का, उसमें कीड़े मकोड़े, मेढक, सांप, बिच्छू, इतना गंदा पानी है वो कि वहीं वो पीते हैं, उसी से नहाते हैं, उसी से खाना बनता है। उनकी एक मजबूरी है वो। अब पानी है नहीं तो क्या करें। स्कूल इसलिए नहीं जा पा रही है क्योंकि अब या तो आदमी, तो इसलिए टाइटल भी इसका चॉइस बिटवीन सर्वाइवल एंड एजुकेशन। अरे वाह, बहुत बहुत मीनिंगफुल ये बातें आपने लिखी हैं। तो ये पूरा जो आइडिया है, ये पूरा जो इसका मैं टोटल जो श्रेय है वो शायद का ही है। ये उन्हीं का एनजीओ है, उन्हीं का ये आइडिया था। हमने इसको एक अच्छी तरह से फिल्माया है, बट इसमें मैं अपनी तारीफ इसलिए कहूँगा कि इस फिल्म को आगे पहुँचाने तक के लिए इट्स ओनली मी हु डूइंग इट। व्हाटएवर प्रमोशन आई एम डूइंग, आई एम डूइंग फॉर माय ओन। अरे वाह, गुड। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। एंड मैं सही बताऊँ, आपने जो भी सारे शॉर्ट मूवी करी हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं पहले, वो तो ठीक है। ये वाली चीज़ की वजह से, पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट की वजह से, और वी डिसाइडेड कि नहीं चल के बात कर।
हाँ, अब ये अभी दिल्ली में इसलिए मैं इसीलिए हूँ क्योंकि अभी मैंने इसकी स्क्रीनिंग कुछ कॉलेजेस और स्कूल्स में करी है, स्पेशल स्क्रीनिंग निफ्ट में करी है, जामिया में करी है, क्राइस्ट में करी है, गलगोटिया में हो गई है, केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स चलो मैं हिंडन में हुई और यूनिवर्सिटी देता हूँ और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मेरे अच्छा बहुत ही जानने वाले वहाँ के चांसलर हैं डॉक्टर विक्रम सिंह साहब। ओके इज एक्स डीजीपी ऑफ यूपी पुलिस। जी जी तो वो मेरे बड़े अच्छे गुरु हैं और मुझे बहुत मानते हैं बेटा की तरह। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रेंथ है मोर देन 7,000 है अरे वाह और डिफरेंट कंट्रीज़ के बच्चे भी वहाँ पे हैं। बहुत बेहतरीन। तो अभी हमने एमईटी गुड़गांव भी किया अच्छा जी। तो अभी मुंबई में हमने ठाकुर कॉलेज में किया है। मुंबई का भी अभी कॉलेजेस और स्कूल्स में हम फोकस बात कर रहे हैं। तो रिलीज से पहले मैं जितना ग्राउंड लेवल पे और अपने लेवल पे इस फिल्म को पहुंचा सकूं और लोग जान सके इसके बारे में, आई थिंक वो रिकवरी होगी मेरे लिए इस फिल्म के लिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट्री तक या कैसा कैसा मूड आपका चॉइस क्या रहता है, किस टाइप की मूवीज जहाँ पे थोड़ी सी हर जॉनर की फिल्म करी है मैंने। साइको थ्रिलर भी करी है, ओके मैंने मर्डर मिस्ट्री भी करी है, मैंने सोशल ड्रामा 2 कर चुका हूँ, फिक्शन भी करी है, लव स्टोरी भी करी है, अच्छा कॉमेडी भी कर चुका हूँ और ये डॉक्यूमेंट्री पहली है। तो मुझे ऐसा कुछ जॉनर में मैं कोई ऐसा फिक्स नहीं हूँ। तो सौमित्र का जो चॉइस है वो स्टोरी बेस्ड है। हाँ अगर कहानी पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में विजुअल्स आ रहे हैं, वो मुझे वहाँ पहुँचा दे रही है तो भाई बनानी है, तो वो बनानी है। मुझे लगता है हाँ ये मैं इस पर जस्टिस कर सकता हूँ मैं। अच्छा ओके। जैसे और मेरी फिल्मों में तो फिर ये तो बहुत चैलेंज होता होगा आपने जो शॉर्ट मेरी फिल्मों में क्या होता है ना, मैं अपना डाल देता हूँ कुछ ना कुछ अपने जो जॉइंट फैमिली थी मेरी। अरे वाह। तो जॉइंट फैमिली में ना मेरे पापा कहते हैं कि अगर जीवन में कुछ देखना हो तो बाहर मत सीखो, जॉइंट फैमिली देख लो, बिल्कुल, हर तरीके के लोग हैं उसमें। बिल्कुल पूरा एक संसार होता है। तो हाँ, तो हर फिल्म में अलग अलग, जैसे वॉलेट में जो लव लेटर है वो मेरी लाइफ से रिलेटेड था। पेनफुल प्राइड में एक हस्बैंड मियाँ बीवी का जो नोक-झोंक है वो जॉइंट फैमिली से है। हाँ, जैसे पापा भाभी की भी नोक-झोंक, पापा मम्मी की भी, तो वो है। और कला भाई फिक्शन है तो वो एक भगवान से जो एक फेथ है वो भी एक घर में मिल जाएगा आपको। अच्छा। तो इमोशनली बहुत है हमारा जॉइंट फैमिली में, क्योंकि हर बात पे इमोशनल हो जाते हैं घर वाले। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मुझे वहाँ पहुँचा दे वो फिल्म करनी। बहुत अच्छा। अगर कल को आपको ऐसी मूवी मिल जाए कि जहाँ पे सिर्फ कॉमेडी ही कॉमेडी है या प्यार हुआ कॉमेडी हुआ पूरा कब 2.5 घंटे से हंसते हंसते बीत गए, उस टाइप की मूवी करना पसंद? अच्छा ग्रेट जी, गौरी और बिजली जो मैंने बताया आपको। अच्छा वो ये हाँ जी, पूरा एक गांव की कहानी है और पूरी कॉमेडी हो। मतलब रोहित शेट्टी सर और डेविड धवन सर वाली नहीं है, इसमें भी थोड़ा इमोशनल है। अच्छा हाँ जी, इमोशनल है और कॉमेडी है और ह्यूमर है। सटायर नहीं कहूँगा बट ह्यूमर है। अच्छा आप अभी आपका जो एंट्री हुआ है इस तरीके से बॉलीवुड में, कैसे आप समझ पाते हो जो मूवीज़ पहले की थी और जो आज का ट्रेंड चल रहा है, सारे सीरीज़ या छोटे छोटे शॉर्ट मूवीज़, अपने आप को कहाँ देख रहे हो? मतलब मैं किस वाले फाइनल ट्रैक क्या होगा आपका कि चलो अब इसके साथ रहना है हमेशा, इसी टाइप की मूवी बनाऊंगा? अगर एग्जांपल की बात करें जैसे रोहित शेट्टी साहब हैं, वो हमेशा धूम धड़ाका गाड़ी उड़ा दिया। मैं वही कह रहा हूँ सर, मैं फिक्स नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता एक बार मैं फिक्स हो जाऊंगा तो फिर मुझे वैसे ही मिलेगा। जैसे एक्टर के लिए आप एक ही कैरेक्टर दे दो, पुलिस वाला अगर, तो वो 70 से चला आ रहा है। एक बार जिसने पुलिस वाला किया उसको पुलिस वाला ही मिलना है। एक बार न्यूज़ एंकर का किसने किया तो उसको न्यूज़ एंकर ही मिलेगा। एक बार माँ का मिलेगा तो वो माँ ही करेगी, उसको और मिलेगा नहीं। OTT में ये थोड़ा सा ओपन हो गया है और काफ़ी बदलाव है ये। वैसे मुझे लगता है डायरेक्टर के लिए है, बट हाँ एक जो ट्रेडमार्क होता है बेसिकली सबका, जैसे संजय लीला भंसाली जी का जो है वो सेट उनका एक ट्रेडमार्क है। करण जौहर जी का बड़ा एकदम चकाचौंध वाला है। रोहित शेट्टी का जो है ना वो चटक कलर है, गोवा वाइब है और पुलिस मुंबई पुलिस से रिलेटेड है। तो हाँ, तो उनका ये एक टेस्ट है। तो मेरा भी एक है, अगर आप मेरी फिल्में देखेंगे तो 2 चीज़ आपको सिमिलर मिलती है। एक ग्रामाफोन। अच्छा ओके। हर फिल्म में एक ग्रामाफोन है, हर किसी सीन में आपको दिखता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और लास्ट शॉट जो होता है वो मेरा पुल बैक होता है।
अच्छा ओके क्या होता है, मैं पहले अंदर ले जाता हूँ ऑडियंस को ओके। और एंड में फिल्म निकाल देता हूँ। अरे वाह, तो मेरा हर एक शॉट प्रिपेयर है, अरे वाह, ग्रेट, बढ़िया। कोई भी फिल्म डॉक्यूमेंट्री में भी यही किया। ओके। किस किस टाइप का चैलेंज आता है फंडिंग में अगर आप कोई मूवी बना? फंडिंग में ही चैलेंज आता है और किसी में चैलेंज नहीं आता। अगर वो हो जाए फिर आप वो हर कोई झेल है सर, हॉलीवुड में भी क्रिस्टोफर नोलन साहब भी रोते हैं इसके लिए, फंडिंग के लिए, और मैं तो कुछ नहीं हुई। बट एक बिलीव है कि कोई तो होगा जो मेरी कहानी पे ट्रस्ट करेगा। अच्छा चलो अब एक और बात कर लेते हैं। अगर आप मूवी ना बना रहे होते, डॉक्यूमेंट्री फिल्म ना बना रहे होते, आगे मूवी नहीं बनाओगे, तो क्या वही जर्नलिज्म या कुछ और? पता नहीं सर, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, ऑनेस्टली कभी थॉट नहीं दिया। मेरे पास प्लान भी है नहीं। मैं क्या है ना सर, मुझे आता ही है ये। मतलब मेरा मेडिकल बैकग्राउंड का बिजनेस है, रिटेल है, होलसेल है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, मेरे फादर मेरे भाइयों का। बट मैं कर ही नहीं सकता वो, मुझे आता ही नहीं है। मैं वहाँ भी बैठ के पता चले सर दर्द की जगह मैं पेट दर्द की दवा दे दूँ, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इसलिए हाँ, मैं जैसे डिज़ाइनिंग है, पोस्टर डिज़ाइन मैं अभी भी करता हूँ, वो शुरू से करता आया हूँ मैं। पोस्टर डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, ये सब मैं करता रहता हूँ। कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसको आप फ्यूचर में लाना चाहोगे अपने प्लेटफॉर्म पे किसी मूवी जी में? 2 हैं। बताओ। आलिया भट्ट, ओके। मेरी एक फिल्म और है जो मेरी बहुत अटैच हूँ मैं उससे, वो बायोपिक है। अच्छा। मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ और अब फिर से कहना बता रहा हूँ आपको। अनम एक लड़की है, अनम हाशिम, लखनऊ की है, और शी इज़ यंगेस्ट फीमेल स्टंट राइडर। 21 साल की लड़की है वो। वही लड़की, उसने जम्मू से खादुंगला बाइक स्कूटी राइड करी थी अकेले, 120 सीसी की टीवीएस जेस्ट। अच्छा ओके। वो हमने शूट किया था, तो वहाँ से मेरी उससे दोस्ती हुई। फिर उसी लड़की ने 20 लड़कियों को सेम स्कूटी पे लेके गई थी, सेम रूट पे, और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड में उसका नाम है। इंडोनेशिया में उसने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, और उसके ऊपर उसके राइट्स हैं मेरे पास, तो उसके ऊपर मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ एक, तो जिसके लिए मेरे दिमाग में आलिया भट्ट थी। अब आई थिंक अब आलिया भट्ट शायद ना बैठे, क्योंकि वो जो एज ग्रुप है वो 21 साल की लड़की का, वो अब शायद दिखाने में थोड़ा तकलीफ हो, तो आलिया भट्ट ऑफ कोर्स। अभी में कौन सी एक्ट्रेस है जिनको आलिया भट्ट के साथ रिप्लेस करना चाहोगे आप? अभी तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कोई, फिलहाल तो नहीं। हाँ, आगे जाके कमर्शियली अगर करना ही होगा तो फिर बहुत से नाम है। अभी बोल दो ताकि उनका रेट ना बढ़ जाए, अदरवाइज। सर मैं तो मना रहा हूँ कि मेरा रेट ना बढ़ जाए। ओके। कि वो बोले नहीं सर एक प्रोजेक्ट कर लो प्लीज। राइट। तो मेरा तो ये बिलीव है। बाकी वमिका गाबी जी के साथ काम करना भी। ये कौन है भाई? ये आपने जुबली देखी होगी सीरीज, पता नहीं। जुबली सीरीज आई है, उसमें है माई एक सीरीज आई थी, उसमें भी मतलब मैं भाई थोड़ा सा वीक हूँ, बहुत कम। वमिका गाबी आप देखिएगा, वो पहले हमारे व्यूअर्स हैं डेफिनेटली, वो लोग खूब, वो बहुत मतलब उनको पता चला वो मेरे लिए आज की मधुबाला है। अच्छा ओके। अरे वाह। और मैंने उनसे बात होती है मेरी, एक मैंने पिच किया है, और बहुत ही ग्राउंडेड है, बहुत ही हम्बल है वो। अच्छा। और उनको मैंने 1-2 प्रोजेक्ट भेजे, बट वो बिजी थी, तो उन्होंने मना कर दिया। बट मैं भी जिद पे अड़ा हूँ कि मैं आपको भेजता रहूँगा, एक प्रोजेक्ट तो आप हाँ करोगे। तो मेरे लिए वो आज की मधुबाला है, उनके साथ मैं ज़रूर करना चाहूँगा। कौन सा ऐसा एक्टर है या कलाकार है, अब वो चाहे लेजेंड में ले लो चाहे ये नए वाले में ले लो, जिनको आप जरूर कास्ट करना चाहोगे अपनी फ्यूचर मूवीज़ में किसी में भी? मेरा तो एक ही शख्स है जिनके साथ मुझे काम करना ही करना है, वो शाहरुख खान। उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, किसी के भी साथ कर लूँगा। तो मतलब कोई ना कोई ऐसी स्टोरी रहेगी जिसमें वो फिट आएंगे? और मेरे पास बहुत सी है कहानी। आप कहानी बताइए आपको कौन सी चाहिए, मैं संदूक खोल के आपको कहानी देता हूँ। अरे वाह, कहाँ से इकट्ठा करते हो कहानियाँ भाई? तो हमारे 3 राइटर हैं दोस्त। अच्छा। अभिराज शर्मा जिन्होंने ये लिखी है। एक फिल्म और है किथी, वो थोड़ी कल्ट बेस्ड है, जो जिसके राइटर हैं ओशो सिंह। और वॉलेट जिन्होंने मेरे साथ लिखी थी, विनू विनय, वो है। तो ये 3 राइटर्स हैं। तो जब कोई मांगते कि यार थोड़ी डार्क चाहिए तो मैं ओशो को बोलता हूँ तिजोरी खोलो,
कोई कहता है कमर्शियल चाहिए, मैं अभिराज को बोलता हूँ तिजोरी खोलो। कोई बोलता है यार थोड़ी सी लव स्टोरी चाहिए, तो मैं बोलता हूँ विनय थोड़ा तिजोरी खोलो। और कुछ कहानियाँ मेरे दिमाग में, तो मैं कहानियाँ लिखता हूँ, स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले वो लिखते हैं, और डायलॉग्स पे थोड़ा बहुत मैं हाथ लगा देता हूँ। ओके, तो आप कहानियाँ लोगों को सौंपते भी हो या इकट्ठा करते हो? आई मीन आपकी कहानी और कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ले भी रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा, अभी तक नहीं हुआ। आप चाहोगे कि मतलब आपकी लिखी हुई कहानी लोग अगर एग्जीक्यूट अच्छा कर सकता है वो मुझसे भी बेहतर, तो बिल्कुल बिल्कुल सर, नो डाउट। अगर मैं तो मानता हूँ हर शेर का सवा शेर है एक। और अभी कोंकणा सेन शर्मा मैम का एक इंटरव्यू था कि उन्होंने एक माइंड सेट कर लिया था पहले से कि इंडस्ट्री में जो बहुत टैलेंटेड लोग हैं ना, उनको उतनी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती। अच्छा, वो बहुत सेंट्रिक होकर रह रहे हैं, स्पेसिफिक। हाँ, नहीं मिलता उनको वो जो चाहते हैं, और जो डिजर्व नहीं करते उनको मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद ऐसे कुछ हैं जो डिजर्व नहीं करते, वो कर रहे हैं। तो उनकी अपनी जर्नी है या मेरी अपनी है। तो अगर कोई ऐसा होगा जो मुझसे बेहतर इमोशनल और फिल्म डायरेक्ट कर सकता है, तो बिल्कुल। इस समय आप मुंबई के एक छोर पे रह के मुंबई को देख रहे हो। मैं बॉलीवुड सेंट्रिक उस एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। कैसा है मुंबई का बॉलीवुड इंडस्ट्री? जो अफवाहें होती हैं, लोग इंटर नहीं कर पाते, और कई सारे न्यूज़ बन जाते हैं, कई सारे केसेस भी हुए हैं ऐसे। क्या है मतलब आप यहाँ से खड़े हो कि मुंबई को देख रहे हो, मतलब आप एक एज पे हो, मुंबई के बॉर्डर पे हो, उस बॉलीवुड के बॉर्डर पे हो, डर नहीं लगता कि यार किस दलदल में, मझधार में फंस जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, आपको लगता है आपके जर्नलिज्म में ऐसा? आप तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि क्या है कि हर एक इंडस्ट्री में, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो लॉ इंडस्ट्री हो या जर्नलिज्म हो, भीड़ हर जगह है। हर तरीके के लोग हैं, हर किस्म के लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता, होता है, हर जगह होता है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक प्रॉब्लम ये है कि सामने आ जाता है बस। नहीं तो हमारी इंडस्ट्री से ज़्यादा लॉ इंडस्ट्री में ले लो आप, या बीपीओ इंडस्ट्री में ले लो आप, कॉल सेंटर में ले लो, बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ यही इंडस्ट्री ऐसी है, सारी इंडस्ट्री है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। और बात रही कि मैं तो एक आउटसाइडर हूँ, मैं गोंडा से उठ के आया हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, किसी के फट्टे में हाथ नहीं डालता मैं, और ना मैं चाहता हूँ कि मेरे फट्टे में हाथ डाले। तो जब आप अपने काम से काम रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बता रहा हूँ, मैं आप सामने आप देख लो, 7-8 साल हो गए। मैंने नसीर साहब के साथ भी काम किया है, नवाज जी के फिल्म का भी एक पोस्टर कर रहा हूँ मैं, सेक्शन 108, और संजय कपूर जी के साथ काम किया मैंने। मेरी चंकी पांडे सर से भी बात हो चुकी है, जैकी श्रॉफ सर से भी बात होती है। छोटे मोटे एक्टर्स जो हमारे छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं एक्टर से या कभी प्रोड्यूसर से, तो वो हर इंडस्ट्री में है। तो ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि नहीं जी झगड़े हो गया तो अब आती हो ना, तो इंडस्ट्री में आपको कोई नहीं, आपका काम खा सकता है, आपका टैलेंट क्यों नहीं रोक सकता? हर एक इंडस्ट्री में, हर जगह आपका टैलेंट नहीं खा लेगा कोई, ये कोई नहीं ले जाएगा आपको। आप एक काम खा लोगे, मेरा 2 काम खा लोगे, कब तक खाओगे? तो सौमित्र आप कितने स्पिरिचुअल हो, और हो या नहीं हो? मैं सर स्पिरिचुअल तो मैं अभी तक आज तक समझ नहीं पाया स्पिरिचुअलिटी की कैसा होता है, क्या होता है। मुझे बस समझ में आता है कि मैं सुबह उठता हूँ, अपनी माँ की तस्वीर देख के हाथ जोड़ता हूँ, फिर भगवान के हाथ जोड़ता हूँ, तो मेरे लिए यही स्पिरिचुअलिटी है। बाकी मैं मस्त आदमी हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, चिल करता हूँ, काम करता हूँ। खूब जियो भाई, खूब बढ़ो, खूब। ठीक है, मैं मंदिर में जाके सिर्फ घंटी बजाना, और किसी बड़े संत ने और बड़े अच्छे महात्मा पहुँचे हुए लोगों ने कहा था कि अगर आप सिर्फ ऐसे आरती घुमा रहे हो, घंटी बजा रहे हो, और आप कनेक्ट नहीं हो भगवान से, तो आप सेवा या पूजा नहीं कर रहे हो, आप क्रिया कर रहे हो, आप बस आपका हैंड। मेरा नियम है, मैं 3 से 4 घंटे सोता हूँ मुंबई में। कभी खाते हैं, कभी नहीं खा पाते हैं। और जब भी सुबह उठता हूँ, फ्रेशन अप होता हूँ, नहाता आता हूँ, तो मैं सबसे पहले अपना एक धूप बत्ती जलाता हूँ, अपनी माँ को आरती उतारता हूँ, फिर अपने काम
जितना काम किया मैंने उनकी आरती उतारता हूँ और फिर मंदिर जाता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। मेरे माँ बाप का जो कनेक्शन उस एनर्जी से है या उस जिन भगवान से है वो उनका अपना है। तो मेरा जो भी मांगना होता है भगवान से वो मेरे माँ बाप मांग लेते हैं, और जो मुझे अपने माँ बाप से मांगना होता है वो तो ऑलरेडी दे दिए होते हैं। तो मुझे लगता है ये मेरा अपना है। छूने वाली बात आपने बोल दी कि माँ का पूजा कर रही हो। मैं अपनी माँ की पूजा करता हूँ। मतलब मुझे मेरे भाई लोग जब भी घर जाता हूँ तो मेरी फेवरेट चीज़ें बनती हैं, तो वो लोग कहते हैं श्रवण कुमार आ गए। अच्छा, ओके। तो मुझे इसमें बुरा नहीं लगता। मैं बहुत किस्मत वाला समझता हूँ अपने आप को कि मैं श्रवण कुमार हूँ। नहीं होना चाहिए। और आज का जो परिवेश है और मॉडर्न लाइफ लोग जीते हैं, भूल जाते हैं कि वो हैं कौन एग्जैक्टली। वो सब बीमार है सर। वो कुछ नहीं, सही बात है। वो जेंजीज आज कुछ जेंजीज आजकल के बीमार है। जो बता तो रहे हम लोग तो जब चोट लगती थी हमारे माँ बाप आते भी नहीं थे, कहते रहे चलो। आजकल मैं देखता हूँ कि ज़रा सा खरोच हो जाती तो हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो मैं यार अच्छा हुआ हम ऐसे नहीं पले। हमें बचपन से ही ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया था। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपको कि यार मुंबई छोड़ के जाना नहीं है, यहीं रहना है, या कोई एक ऐसा मोमेंट आपको झकझोरा होगा, छोड़ो यार यहाँ रहना ही नहीं, चल के, ऐसा मोमेंट नहीं आया? नहीं आया। ग्रेट। मुझे वो कर्म भूमि है सर छोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं मरना चाहता हूँ बम्बई।